अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो आज आपने पिटीशन दायर की थी, इसमें ये किसकी तरफ से थी और मौकफ क्या था इस पिटीशन में आपका? ये थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एक पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी पार्टी है जिनके चेयरमैन हामिद रज़ा की तरफ से मैंने ये पिटीशन फाइल की है। और इसके अंदर इस्तदा ये थी कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया? जी, 2 चीजें मैंने चैलेंज की हैं, बल्कि 3 रादर, अब तो 4 चीजें हो गई हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता कल्मिनेट होती जा रही हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 काम बढ़ता जा रहा है। जी, काम बढ़ता जा रहा है। और शायद जिस क्लैंडस्टाइनली अंदाज में ये काम किया जा रहा है, शायद ये बढ़ता ही रहे। तो इसमें पहली चीज, मैंने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीट्स हैं वो उनको नहीं दी जा सकती और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाए। उसको मैंने चैलेंज किया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल 51 एज वेल एज आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मेरा मौकफ ये है कि ये किसी सूरत में भी किसी दूसरी पार्टी को दी ही नहीं जा सकती। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त ही नहीं? ये इलेक्शन कमीशन का फैसला वॉइड एब इनिशियो है, गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने नोटिफाई कर दिया है इलेक्शन एक्ट के 104 सेक्शन के तहत कि जो एग्जॉस्ट हो गई हैं सीटें, यानी वो बंदर बांट में जितनी सारी सीटें उनको दी जा सकती थी वो दे दी हैं, अब उनकी लिस्टें भी एग्जॉस्ट हो गई हैं। और अब वो कह रहे हैं कि एक नया शेड्यूल दे दिया गया है कि आप अपनी नई रिजर्व सीट्स के लिए अपना जमा करा दें। ठीक है, वो 11, 12, 13 से ऑनवर्ड 20 तक वो अपनी स्क्रूटनी और सारा उसका अमल है। उस नोटिफिकेशन को और शेड्यूल को चैलेंज किया और उस सीटों के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है जो प्रोविंशियल असेंबली में दी गई हैं और जो नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट्स फॉर द विमेन एज वेल एज माइनॉरिटीज। ये वो उन 4 चीजों को, उनके नोटिफिकेशंस को भी चैलेंज कर दिया। अब बदकिस्मती से मैं आज आपका केस लगा था? जी, आज केस लगा है और जैसे आबिद अजीज शेख साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगवाए थे, जो ऑब्जेक्शंस के अनकॉल्ड फॉर थे, मेंटेनेबिलिटी के। रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए? जी, इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए। वो ऑब्जेक्शन इसलिए लगाए कि ताकि ये चीजें डिले हो जाएं। उसकी क्या वजह? का डिले होंगी तो फिर वो कहेंगे कि जी हमने ओथ ले ली है। अब जो आपने कहा था कि हलफ मैंने कहा था उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया जाए और उनको हलफ लेने से रोका जाए। पेशावर हाईकोर्ट? जी, पेशावर आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जी पेशावर हाईकोर्ट ने थोड़ा कम रिलीफ दिया है। मैं लाहौर हाईकोर्ट से ज्यादा रिलीफ क्लेम करता हूँ एज पर लॉ। और उसके मुताबिक जब ये सस्पेंड हो जाती हैं तो शायद इनका ये अगला जो कार्रवाई है, जो जल्दी जल्दी इन्होंने इजलास तलब किया है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। देखिए, 3 बजे का इजलास तलब किया हुआ था, गवर्नर साहब मौजूद थे, ओथ ले रहे थे चीफ जस्टिस पंजाब का। अब उससे पहले कल ही उन्होंने उसको सुबह 9 बजे के इजलास में तलब कर लिया। अब देखें, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट हैं। और ये अगर इस तरह से छीना झपटी करके कोई सीटें लेंगे, जिस तरह के इन्होंने पहले फॉर्म 45 और 47 के जरिए जो डकैती की है पीटीआई की सीटों के ऊपर, अब ये चाहते हैं कि हम वो रिजर्व सीट्स के ऊपर भी पूरी डकैती कर लें और हम इनको रोकेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड किया था। उन्होंने पेशावर की हद तक नहीं, उन्होंने पेशावर की हद तक जिनको नोटिफाई किया गया था नेशनल असेंबली में भी या प्रोविंशियल असेंबली, उनके हलफ लेने से रोका गया था। स्टेट वे उस ऑर्डर को सस्पेंड है। ये तो 4 तारीख का फैसला है जी। तो आज सर कितनी तारीख है? आज होगी नहीं, आज 8 तारीख है। तो 4 दिन गुजर गए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन इतनी ताहीर से लाहौर हाईकोर्ट क्यों पहुंचे? मैं अर्ज करता हूँ ना, 4 तारीख को उन्होंने ये 3 तारीख को ऑर्डर जारी किया, 4 को जारी कर दिया। ठीक है, जो SIC का नहीं, 4 का ये ऑर्डर नहीं है, ये हुआ है 6 तारीख को ऑर्डर, जो पेशावर हाईकोर्ट का है वो 6। अच्छा, ढिटाई का आलम देखें कि एक कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ली है, उसने उस ऑर्डर को इम्प्लाइडली सस्पेंड कर दिया। जब उनको ओथ लेने से रोक दिया तो इम्प्लाइडली सस्पेंड कर दिया। तो ढिटाई का आलम यह है कि उसी 4 तारीख के अंदर ही पंजाब की भी सीटों का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। मतलब ये है वो क्लैंडस्टाइन वे जिसके जरिए से ये इतनी मुकद्दस ईवान की सीटों को छीना झपटी करके
اپنے حق میں رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت جب آپ مجھ سے یا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو حلف شروع ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں حلف شروع ہو جائے, ہم نے کل سے یہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, کل سے آج تک اس کو پینڈنگ رکھا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں ایک سر وہ تو ویسے میں آپ کو کہوں گا نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں, ان کا حلف ہونا تھا, ادھر بھی تو مصروفیت نہیں, وہ کل چیف جسٹس موجود تھے. کل کے چیف جسٹس کو اس کو سیم ڈے میں لگانا تھا, وہ انہوں نے غلط کیا. یہ صرف ان کو لیوریج دیا گیا, ان کے لیے سہولت کاری ہوئی ہے. ہر جگہ پہ سہولت کاری ہوتی ہے. میں بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل رات تک جب تک آج چیف نے اوتھ نہیں لیا وہ چیف جسٹس تھے, اور لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کے حقوق پہ جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو یہ عدالتیں ہی اس کو روکتی ہیں. دے وڈ ہیو ٹو فکس اٹ فار لاسٹ ڈے, اور میں 3:30 بجے تک یہاں پہ موجود تھا کہ بائی آل مینز اٹ از ٹو بی فکس فار ٹوڈے, لیکن نہیں کیا گیا. آج انہوں نے جو آج 3 بجے کا حلف تھا اس کو اٹھا کے 9 بجے پہ حلف لے آئے تاکہ یہ ساری پروسیڈنگز کو فرسٹریٹ کر دیا. اس طرح سے چیزیں فرسٹریٹ نہیں ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے آبجیکشنز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس کو آج کے لیے لگا دیا جائے. آج کے لیے کہہ رہی ہے جی انہوں نے کہا, جی میری ریکویسٹ تھی کہ ارجنسی ریکوائرز فار فکسیشن اٹ ٹوڈے, تو انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیں. ان کا استحقاق ہے جی چیف جسٹس کو, جی استحقاق کیا ہے جی, جو میری ارجنسی ہے صحیح ہے, وہ اس کو دیکھتے ہوئے دیٹ از مائی رائٹ. ٹھیک ہے, یہ کسی کی آپ کے کہنے ڈسکرپشن میں آج لگ جائے گا جی انشاءاللہ العزیز, یہ نارملی لگتے ہیں ہمارے. اور آپ کی پریئر وہی ہوگی کہ کیونکہ اس حلف کو سسپینڈ, میری پریئر یہ ہے, میں نے آلریڈی یہ پریئر کی ہوئی ہے کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے, اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے, اور اس نوٹیفیکیشن کی جب سسپینشن ہو جائے گی تو اس کے بعد کیے ہوئے تمام جو عمل ہیں وہ فریکٹیفائڈ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.